तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खेल एवं योगा का एक टॉपिक है जिससे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप भी इसे तैयार करेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस टॉपिक से। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक का शीर्षक रहेगा खेलों में प्राथमिक उपचार। इसका मतलब ये है कि जब खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो खेल खेलते दौरान उनको कई प्रकार की चोटें लग जाती है और उन चोटों के दौरान मैदान से अस्पताल तक पहुंचने के दौरान क्या है, खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार देना पड़ता है। प्राथमिक उपचार के दौरान हम उनको उस स्थिति में एक बेहतर उपचार देने की कोशिश करते हैं जिसके बाद वह क्या है कि उसके चोट में पूरी तरह से फायदा तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ मिले। शुरुआत करते हैं खेलों में प्राथमिक उपचार की। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, नहीं आते तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। शुरू करते हैं। किसी रोग के होने या चोट लगने पर, वह कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को क्या है, कोई भी रोग हो जाए अचानक या फिर कोई चोट लग जाए, तो चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, मतलब ट्रेंड या फिर नॉन ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा उस समय उपलब्ध कराई गई जो सीमित संसाधनों की सहायता से, क्यों, क्योंकि प्राथमिक उपचार हमेशा सीमित संसाधनों से उपलब्ध कराया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अस्पताल या फिर हमारे जो क्लिनिक होते हैं वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो उनकी सहायता से खिलाड़ियों को उपचार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्योंकि इसमें टेक्निकल शब्द कौन सा है, सीमित संसाधन। क्यों, क्योंकि हमारे पास उस समय सीमित संसाधन होते हैं और सीमित संसाधनों के द्वारा ही हम क्या है, खिलाड़ी को उपचार प्रदान करते हैं। बात करें ये जो सीमित संसाधन है, इनके द्वारा क्या है, एक सरल उपचार किया जाता है। क्या कि जो सीमित संसाधन होते हैं इनके द्वारा किया गया एक सरल उपचार है जो कभी कभी जीवन रक्षक भी साबित होता है। इस सरल उपचार की वजह से जो हमारे खिलाड़ी होते हैं इनकी ज़िंदगी भी बच जाती है। बात करें प्राथमिक उपचार पेटी, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, तो उस बॉक्स में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, जिसपे लाल कलर का प्लस का साइन बना होता है, यदि आपने देखा हो तो। जो फर्स्ट एड बॉक्स है सभी को अपनी अपनी गाड़ी में, मतलब चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो और या घर हो, सभी को अपने अपने घरों में या सभी जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनके अंदर रखना चाहिए। जैसे बस होती है, ट्रेन होती है, सब जगह ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स की। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ को 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि इसमें तो पहली चीज़ आती है आवश्यक दवाइयाँ। क्या आवश्यक दवाइयों में कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए दर्द निवारक गोलियाँ। क्यों, क्योंकि जो चोट लगती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, दर्द होता है। तो दर्द से मुक्ति के लिए क्या, दर्द निवारक गोलियाँ होनी चाहिए। अमृतधारा, जैसे हैजा, उल्टी दस्त होते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में लू लग जाती है। क्या, लू लग जाती है, तो लू लगने के दौरान क्या है, हैजा हो जाता है या फिर उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो इसमें अमृतधारा की 2 बूंद ले लो। फिर आता पचनोल, पेट दर्द के लिए, मतलब कब्ज रहता है या पेट में मरोड़े चलते हैं तो उसमें क्या है, पेट दर्द के लिए, वर्द नहीं है दर्द है, तो उसमें पचनोल काम मिलेंगे। फिर आता है ग्लूकोज, बोरोलिन। ठीक है, बोरोलिन ये भाव नहीं है, यहाँ पे भी घाव आएगा, एक थोड़े से मिसप्रिंट हो गया, घाव है तो बोरोलिन क्या, घाव के लिए। फिर बर्नौल है, बर्नौल नारियल और जैतून का तेल, जैसे जल जाता है कोई तो वहाँ पे काम में लेने के लिए बर्नौल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, मतलब जली हुई त्वचा के लिए काम में लिया जाता है। ग्लिसरीन है, फिटकरी है, आयोडेक्स है, इनको लगाते हैं। फिर बात करें दूसरी दवाइयों में, जैसे हमारा पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हमारे बुखार के लिए, कुनैन, सेराडोन, आईड्रॉप, पुदीन हरा, सोडामिंट, बीटाडोन, गुलाब जल, तो इस तरह की अन्य दवाइयाँ भी होनी चाहिए। हम ही बात करें फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। और ये तो दवाइयाँ थी। अब वस्तुओं में जैसे पट्टियाँ होनी चाहिए, रुई के बंडल होने चाहिए, नेल कटर होना चाहिए, नाखून काटने का ब्लेड लगा हुआ रेजर होना चाहिए, कपच्ची के टुकड़े होने चाहिए, सूत की डोरी होनी चाहिए, दिया सिलाई, कैंची, चाकू, चिमटी, थर्मामीटर, ये चीज़ें होती है, ये हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए। तो अब तक हमने देखा जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स के लक्ष्य, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स ने फर्स्ट एड के लक्ष्य, मतलब प्राथमिक उपचार होता है, उसके क्या लक्ष्य है। पहला लक्ष्य होता है हमारा घायल या जो पीड़ित खिलाड़ी है या व्यक्ति है उसके अनमोल जीवन को बचाने की कोशिश करनी है। कि मतलब इतना प्राथमिक उपचार देना है इनिशियल, कि हमें क्या है, उसकी पहला काम होता है जान बचाना।
फिर खिलाड़ियों को विभिन्न खेल चोटों और उनके बचावात्मक उपायों के बारे में जानकारी देना कि कौन सी चोट में किस तरह का ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है जिसकी वजह से ऐसी इस प्रकार की चोटें ना लगे। तो खिलाड़ी होते हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। फिर आता है कि जो हमारी जो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार, उसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य आता है चोटिल खिलाड़ी की तत्काल देखभाल करना। क्या, जो हमारा खिलाड़ी है तो चोटिल हो गया है तो उसकी क्या है, तत्काल देखभाल करना, चोट को आगे बढ़ने से रोकना और संक्रमण से बचाना। क्या, चोट को आगे बढ़ने से रोकना, साथ ही साथ उस जो चोट लगी हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में को संक्रमण से बचाना है। फिर चोटिल खिलाड़ी के स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना। क्या, चोटिल खिलाड़ी के स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना, चोटिल खिलाड़ी को दर्द से छुटकारा दिलाना। क्या, चोटिल खिलाड़ी को दर्द से छुटकारा दिलाना। यदि चोट गंभीर है तो ये सुनिश्चित करना कि चोटिल खिलाड़ी सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचे। तो ये कोशिश करते हैं कि चोट यदि गंभीर लगी है तो ये कोशिश करते हैं कि चोटिल खिलाड़ी सुरक्षित रूप से कहाँ पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। अब हम बात करते हैं ये खिलाड़ी को चोट लगती है तो चोटों के कितने प्रकार होते हैं। चोटों के प्रकार की बात करें तो खिलाड़ियों में खेलते समय 3 प्रकार की चोटें लग सकती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की चोटें लग सकती है। एक तो नॉर्मली खिलाड़ी को त्वचा की चोटें लग सकती है। दूसरा मुलायम ऊतकों की चोटें, मतलब अंदर के मांस की चोटें लगेगी। फिर आता हमारा कठोर, नहीं कठोर, एक है कठोर ऊतकों की चोटें। क्या होता है, कठोर ऊतकों की चोटें, मतलब जैसे हमारी जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं उनकी चोटें लगती है। तो खिलाड़ियों को खेलते समय 3 प्रकार की चोटें लग सकती है। एक तो त्वचा की चोटें, एक मुलायम ऊतकों की चोटें और एक कठोर ऊतकों की चोटें का मतलब होता है हमारी हड्डियों की चोटें। सबसे पहले आता हमारा त्वचा की चोटें। क्या था, त्वचा की चोटों की बात करें तो शरीर के बाहरी भाग पर लगने वाली चोटें होती है। ये क्या होती है, शरीर के बाहरी भाग पर लगने वाली चोटें होती है। ये क्या होता है, 4 प्रकार की चोटें होती है। जो त्वचा की चोटें होती है ये 4 प्रकार की चोटें होती है। पहला होता है कि रगड़ या छिलना, ये छोलना नहीं, छिलना है। ये पता नहीं क्यों पीडीएफ में वर्ड हो जाते हैं। तो रगड़ ये छिलना, कई बार क्या होता है कि जिसको एब्रेजन कहते हैं, तो एब्रेजन ये की बात करें तो ये चोट सामान्यतः क्या होता है, शरीर के उस अंग पर लगती है जहाँ हड्डी त्वचा के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। त्वचा के जहाँ हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उस एरिया में क्या है, रगड़ लगता है। तो रगड़ की वजह से या फिर क्या है, किसी भी ठोस या खुरदरी सतह से टकराने की वजह से वो एरिया छिल जाता है। तो इस चोट में खून की मात्रा न के बराबर निकलती है। क्या, इस चोट में खून की मात्रा न के बराबर निकलती है, मतलब खून नहीं बहता है। तो ये रगड़ या छिलना जिसे एब्रेजन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे क्या है, हड्डी क्या है, त्वचा के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, उस जगह पे क्या है कि कैसी कठोर या खुरदरी जगह से या सतह से टकराने की वजह से छिल जाती है, लेकिन इससे क्या खून कम से कम निकलता है। फिर आता हमारे घाव या खरोच, जिसे लैक्रेशन कहते हैं, मतलब किसी धारदार वस्तु से लगी अनियमित चोट जिसमें खून का बहाव कम मात्रा में होता है। तो खरोच या घाव की बात करें जिसे लैक्रेशन कहते हैं, तो किसी धारदार वस्तु से लगी अनियमित चोट जिसमें खून का बहाव क्या होता है, कम से कम होता है, खून कम से कम बहता है। किस कारण चोट लगती है, जिसमें किसी धारदार वस्तु से लगी हुई अनियमित चोट है जिसमें कि खून का बहाव क्या होता है, कम से कम होता है। फिर तीसरी प्रकार की चोट आती है चीरा या इंसिजन। क्या, चीरा या इंसिजन की बात करें, किसी तेज धारदार वस्तु से लगी चोट जो धमनियों और शिराओं को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या, किसी तेज धारदार वस्तु से लगी चोट जो धमनियों और शिराओं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे चाकू वाकू होता है, तो इनकी बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से क्या है, हमारे कटान हो जाता है। तो कटान की वजह से क्या, खून वून काफ़ी ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इसमें धमनी या शिराएँ हमारी नसें होती है, उनको चोट लगती है, तो इससे हमारा शरीर में खून ज़्यादा निकलता है। फिर आता है गहरा घाव, मतलब पंक्चर वाउंड, मतलब किसी ठोस या नुकीली वस्तु के द्वारा लगी हुई चोट जिसमें खून का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी बाहरी त्वचा की चोटों की बात करें तो उसमें 4 प्रकार की चोटें लगती है। एक तो हमारी एब्रेजन होती है, मतलब रगड़ या छिलना, जिस दूसरा होता है घाव या खरोच जिसे लैक्रेशन कहते हैं। तीसरा हमारा चीरा मतलब इंसिजन, और चौथा होता है घाव जिसे कहते हैं पंक्चर वाउंड। अब बात करते हैं घाव तो हो गए, अब घाव कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कटा हुआ घाव। ये घाव कैसे होते हैं, गहरे होते हैं। कटे हुए घाव कैसे होते हैं, गहरे होते हैं। कभी कभी धमनी और नाड़ियाँ भी इसमें कट जाती है।
कटे हुए घाव की बात करें तो इसमें कभी कभी धमनियाँ और नाड़ियाँ भी कट जाती है, जैसे चाकू या ब्लेड के घाव होते हैं। क्या चाकू या ब्लेड के घाव होते हैं तो इसमें क्या धमनियाँ नाड़ियाँ भी कट जाती है, कटा हुआ घाव कहेंगे। दूसरा होता है हमारा कुचला हुआ घाव। क्या होता है? दूसरा होता है कुचला हुआ घाव। यह क्या होता है? सामान्य घाव होते हैं, नॉर्मली जो घाव होते हैं, जैसे किसी से दब जाता है, किसी की चीज़ से दब जाने की वजह से क्या वो एरिया कुचल जाता है, तो ये प्राथमिक उपचार से ठीक हो जाते हैं। जो कुचले हुए घाव होते हैं ये क्या होते हैं कि जैसे हमारे बॉक्सर होते हैं, तो बॉक्सर की चोट की वजह से क्या होता है, कई एरिया में चोट लग जाती है, लेकिन वो क्या अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर आता है फटा हुआ घाव। ये घाव के निकट या घाव के जो किनारे होते हैं इससे वो फट जाते हैं, जिससे स्थायी निशान भी बन जाते हैं। जिससे क्या स्थायी निशान बन जाते हैं। तो फटा हुआ घाव, तो हमारे घाव भी 3 तरह के होते हैं, कटा हुआ घाव, फटा हुआ घाव और कुचला हुआ घाव। फिर आता ब्रुसेज। ब्रुसेज की बात करें तो चोट लगने से चोट के लगे स्थान पर रक्त जमा होने के कारण नीला पड़ जाना। कि जहाँ चोट लगती है तो चोट लगे हुए स्थान पर खून जमा हो जाता है, खून जमा हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ नीला पड़ जाता है, जिसे नील पड़ना या ब्रुसेज कहते हैं। तो इस तरह हमने त्वचा की चोटें देखी। अब बात करें त्वचा की चोटों के लिए बचाव किस तरह से किया जाता है। त्वचा की चोटों के लिए बचाव की बात करें तो खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को उचित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के यदि कोई खेलता है तो उनको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। खेलों का संचालन नियम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार नहीं खेलेंगे तो भी चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेक्निक के साथ खेलने पर क्या चोट लगना असंभव तो नहीं है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम रहती है। फिर खेलों का अभियोजन एक साफ और समतल मैदान पर किया जाना चाहिए। जहाँ खेल होते हैं तो खेलों का आयोजन कहाँ होना चाहिए? साफ और समतल मैदानों पर किया जाना चाहिए। फिर खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। थकावट की स्थिति में खिलाड़ी को आराम करना चाहिए, न कि उस समय भी खेलते रहना चाहिए, क्योंकि थकावट की स्थिति में वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाता जैसा नॉर्मली स्फूर्त होता है उस स्थिति में कर पाता है। खिलाड़ी को खेल के मैदान पर सतर्क रहना चाहिए, अर्थात खिलाड़ी को गिरने और टकराने से बचना चाहिए। क्या? खिलाड़ी को खेल के मैदान पर सतर्क रहना चाहिए, अर्थात खिलाड़ी को गिरने या टकराने से बचना चाहिए। खेल के दौरान खिलाड़ी को नियमित पानी या तरल पदार्थ का सेवन करते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। तो ये देखा हमने त्वचा की चोटों के लिए बचाव के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब बात करें त्वचा की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार क्या काम लें। जैसे कहीं चोट लग गई तो चोटिल अंग को साफ पानी और नमक के घोल से साफ करना चाहिए। क्या? तो चोटिल अंग है जहाँ चोट लग गई है, उस अंग को क्या साफ पानी और नमक के घोल से साफ करना चाहिए। फिर चोटिल अंग पर बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ चोट लग गई, कट लग गया, वहाँ पे क्या घाव हो गया, बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। इससे खून का बहाव कंट्रोल हो जाता है। क्या? खून का बहाव कंट्रोल हो जाता है और सूजन और दर्द में भी कमी आती है। और क्या होता है? सूजन और दर्द में कमी आती है। चोटिल अंग पर यदि हम बर्फ का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, खून का बहाव कंट्रोल होता है और सूजन और दर्द में भी कमी आती है। फिर संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें? टिटनेस का टीका लगवाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो चोट लगी है त्वचा की चोटें, तो उसके अंदर क्या है, वो लोहे के कारण लगी हो। तो जो लोहे की कारण लगी हुई चोटों में क्या होता है कि टिटनेस का होने का संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जो टिटनेस का वायरस है, टिटेनी वायरस, टिटेनी वायरस क्या है, मिट्टी में या फिर जो हमारी गंदी चीज़ें होती है तो उनके अंदर पाया जाता है। तो हो सकता है उसके माध्यम से वह शरीर के अंदर हमारे प्रवेश कर जाए। तो संक्रमण से बचाव के लिए टिटनेस का टीका लगवाएं। चोटिल अंग पर दवा लगाकर साफ पट्टी बांधनी चाहिए। जहाँ चोट लग गई वहाँ पे दवा लगाओ, बोरेले लगाओ और फिर क्या है कि उसे पट्टी बांध दें। यदि ज़रूरत पड़े, आवश्यकता हो तो डिटॉल कार्बोलिक एसिड काम में ले, लेकिन वह अपने आप काम में ना ले, वह चिकित्सक या डॉक्टर होता है उसकी सलाह पर भी लेना चाहिए। कि हो सकता है कई बार हम अच्छा करने जाएँ और अच्छा करने की जगह काम खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो त्वचा की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार में ऐसा काम लेंगे। अब हम बात करें त्वचा की चोटें तो देख ली। अब आता है मुलायम ऊतकों की चोटें, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कैसे होती है। तो ये भी 3 प्रकार की होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो इसमें पहला होता है कॉन्ट्यूशन। क्या बात करते हैं? कॉन्ट्यूशन जैसे कहते हैं नील पड़ना। तो ये एक मांसपेशी की चोट होती है। कई बार क्या है कि जब भारी चोट लगती है, तो भारी चोट लगती है तो कट नहीं लगता, लेकिन क्या है वहाँ पे क्या खून जमा हो जाता है। तो ये मांसपेशियों में क्या खून जमा हो जाता है, ध्यान रखना। कॉन्ट्यूशन हमेशा मांसपेशी की चोट है। तो खिलाड़ी के दूसरे खिलाड़ी की या खेल उपकरण से प्रत्यक्ष रूप से टकराने पर, मतलब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाए या एक खिलाड़ी क्या है दूसरे खिलाड़ी के खेल उपकरण से जाकर टकरा जाता है, तो टकराने वाले स्थान पर खून किसी एक विशेष भाग में जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नील पड़ना कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, नील पड़ना या कॉन्ट्यूशन कहेंगे। फिर आता है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच।
तो मोच की बात करते हैं अस्थिबंधों की चोट है। कि स्प्रेन की बात करते हैं अस्थिबंधों की चोट है। अस्थिबंध का मतलब होता है लिगामेंट्स। अस्थिबंध किसे कहते हैं? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स पर अधिक दबाव पड़ने से, अस्थिबंधों पर अधिक दबाव पड़ने से या खिलाड़ी द्वारा अपनी गति में अचानक परिवर्तन करने से इस प्रकार की चोट लगती है। 1 मिनट। तो आगे देखते हैं तीसरे प्रकार की चोट। ये हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देख रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में तीसरा आता है हमारे खिंचाव स्ट्रेन। तो ये मांसपेशियों की चोट है। तो मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ने और अधिक वजन उठाने से होती है। कई बार क्या होता है, हम हमारी क्षमता से अधिक वजन की कोई चीज़ उठा लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारे मांसपेशियों पे जोर पड़ता है। और मांसपेशियों के जोर पड़ने की वजह से क्या है कि हमारी मांसपेशियों पर चोट लग जाती है। तो इस तरह हमने देखा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी 3 प्रकार की होती है। एक नील पड़ना जो हमारे मांसपेशी की चोट है, दूसरा स्प्रेन जिसे मोच कहते हैं। तो मोच हमारे अस्थिबंधों की चोट होती है। अस्थिबंध तो समझते होंगे, जिसमें क्या होता है, हमारी हड्डियां अपनी स्वतंत्र तो होती नहीं है, ये क्या होता है, लिगामेंट्स या अस्थिबंधों से जुड़ी रहती है। कई बार क्या चोट की वजह से अस्थिबंध टूट जाते हैं या फिर इनमें क्षति हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या है, मोच हो जाती है। तो खिंचाव ये मांसपेशी की चोट है। तो अस्थिबंध पिछली बार RS 2023 में ये क्वेश्चन आया था, स्प्रेन और स्ट्रेन इन दोनों में क्या अंतर है। तो स्प्रेन तो हमारे अस्थिबंधों की चोट है, लिगामेंट्स की चोट है, जबकि स्ट्रेन क्या मांसपेशियों की चोट है। दूसरा अंतर ये होगा, स्प्रेन या मोच की बात करें तो ये दबाव पड़ने से, और खिलाड़ी जब जैसे तेज दौड़ता है, अचानक दौड़ते दौड़ते अचानक क्या धीरे दौड़ने शुरू कर देता है या फिर उसे अचानक रोक लिया जाए, तो अस्थिबंधों की चोट लग सकती है। खिंचाव की बात करें तो इसमें क्या जरूरत से अधिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे 50 किलो वजन नहीं उठा सकता वो, लेकिन वो अचानक ही 100 किलो वजन उठाने लगता है, तो उससे खिंचाव हो जाता है। तो खिंचाव की वजह से स्ट्रेन होता है। अब आता है मुलायम चोटों की, उत्तकों की चोटें तो लग गई, इसके लिए आप प्राथमिक उपचार में क्या क्या काम मिलेंगे। मुलायम उत्तकों की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार की बात करें तो पहली तकनीक आती है प्राइस। इसका अर्थ है चोटों को आगे बढ़ने से रोकना। प्राइस तकनीक का उद्देश्य क्या है हमारा, कि जो चोट लगी है, चोट तो लग गई लेकिन इसको आगे बढ़ने से रोकना है। इसमें पी का मतलब तो प्रोटेक्शन। पी का मतलब प्रोटेक्शन होता है, मतलब चोटिल खिलाड़ी को सहारा प्रदान करो, जिससे क्या होता है, चोटिल अंग की सुरक्षा सुनिश्चित हो। क्या, चोटिल अंग की सुरक्षा प्रदान करो, जिससे क्या है, जो चोटिल खिलाड़ी को सहारा प्रदान करो, जिससे क्या चोटिल अंग की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जैसे बैसाखी या अन्य सहारा दो, ताकि वो आसानी से चल सके और उसको जो चोट लगी है उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। फिर आता रेस्ट। खिलाड़ी को आराम देना चाहिए। क्या, खिलाड़ी को आराम करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य लाभ मिले। या खिलाड़ी को आराम करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा मिले। फिर आता आइस। आइस मतलब बर्फ के प्रयोग से दर्द में कमी लानी चाहिए। क्या, जहाँ चोट लगी है सॉफ्ट टिश्यू, तो वहाँ पे क्या बर्फ का प्रयोग करो, ताकि क्या दर्द में कमी आए। फिर आता कंप्रेशन या दबाव। चोटिल अंग को हल्के हल्के हाथ से दबाना चाहिए, क्योंकि दबाने से क्या खिलाड़ी को राहत महसूस होती है। ये दचानी नहीं, दबाना है। ये पता नहीं क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक होती जाती है, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कंप्रेशन की बात करें, दबाव मतलब चोटिल अंग को हल्के दबाने से क्या होता है, खिलाड़ी को थोड़ी हल्की हल्की राहत महसूस होती है। फिर बात करें एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है जो चोट लगा हुआ स्थान है, तो हो सकता है कि वहाँ खून जमा ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, चोटिल अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। क्या, जहाँ चोट लगी, जैसे टांग में लगी है, हाथ में लगी है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिटाएंगे, लिटा के उस अंग को अपने हृदय से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। क्यों, क्योंकि उससे उस एरिया में एक तो क्या सूजन नहीं आएगी, दूसरी बात तो उसमें दर्द भी कम होगा। तो इस तरह हमने देखा प्राइस टेक्निक। प्राइस टेक्निक में क्या, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है, जो मुलायम उत्तकों की चोटें होती है, उसमें काम लेते हैं, जिसमें पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन में दबाव, ई से एलिवेशन। अब बात करें तो खेलों में प्राथमिक उपचार है तो माइस टेक्निक, जिसमें एम का मतलब होता है मूवमेंट। एम का मतलब क्या था, मूवमेंट, और राइस तकनीक, इनका भी उपयोग किया जाता है। तो ये तकनीकें हैं, तो इनको भी हम काम में ले सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में इनको काम में लेते हैं। जैसे हमारी एक माइस तकनीक आती है, तो माइस तकनीक में एम से क्या था, मूवमेंट मतलब गतिशीलता।
आई से आइस, सी से कंप्रेशन, एलिवेशन, ई से एलिवेशन। तो मूवमेंट की बात करें, जहाँ कोई अंग, किसी अंग में चोट लगती है तो उसमें हल्का हल्का हम उसको मूवमेंट कराते हैं, ताकि उसमें क्या है कि ये पता चल सके कि वो है कितने गंभीर चोट लगी है। फिर आता आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये हमने पहले भी देख लिया। बर्फ का प्रयोग करें, हल्का हल्का दबाएं, कंप्रेशन मतलब हल्का हल्का दबाएं, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब जो जहाँ चोट लगी है उसको हृदय के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। फिर एक बात करें कि जब एक बार सूजन के लक्षण समाप्त हो जाते हैं या लाली कम पड़ जाती है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो हमारे माइस है, प्राइस है, तो ये तकनीकें तब अपनाई जाती है जब वो एरिया में सूजन हल्की सी कम हो जाए, और ये प्रक्रिया पूर्णतः ठीक होने तक जारी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रयोग लेके रह गए, उसको बार बार प्रयोग में लेना है। अब बात करेंगे, जो खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी को चोट लग गई, और चोट लगी कैसी है, हार्ट टिश्यू इंजरी की, मतलब कि जो हमारे कठोर ऊतकों की चोटें, जिसे हम बोन इंजरी या हड्डियों की चोटें कहते हैं। क्या हड्डियों की चोटें कहेंगे, बोन इंजरी कहेंगे। तो उसकी बात करें, हार्ट, जिसे कठोर ऊतकों की चोटें या बोन इंजरी कहते हैं, हार्ट टिश्यू की। तो ये भी दो प्रकार की होती है। तो चोटों में एक तो क्या होता है कि प्रॉपर हड्डी टूटी जाती है, प्रॉपर हड्डी टूटने को हड्डी टूटना कहते हैं। दूसरा खिसक जाती है, कि अपना जो उसकी लोकेशन होती है, स्थान होता है, वहाँ से खिसक जाती है। तो दो ही तरह से ये चोटें लग सकती है। एक तो क्या होता है हड्डियों का टूटना, और दूसरा हड्डियों का खिसकना। पहला वो देखते हैं हम हड्डियों का टूटना। टूटने की बात करें तो खेलते समय खिलाड़ी जब आपस में टकराते हैं या किसी खेल उपकरण से टकरा जाते हैं, तो टक्कर प्रभावी हो तो खिलाड़ी की हड्डी टूट सकती है। मतलब प्रभावी मतलब खतरनाक होती है। जब टक्कर क्या होती है, खतरनाक होती है, तो क्या होता है, खिलाड़ी की हड्डियाँ टूट जाती है। तो अब टूटने पे भी देखें तो हड्डियाँ भी क्या कई प्रकार से टूट सकती है। अब पहले ही प्रकार को देखें तो साधारण अस्थिभंग। तो इस चोट में क्या कोई बाहरी घाव तो होता नहीं है, शरीर के अंदर कोई बाहरी घाव नहीं होता, परंतु अधिक दबाव के कारण क्या खिलाड़ी की हड्डी टूट जाती है। क्या इस चोट में कोई बाहरी घाव नहीं होता, लेकिन क्या होता है अधिक दबाव के कारण क्या खिलाड़ी की हड्डी टूट जाती है। फिर आता है तिरछा अस्थिभंग, मतलब ओब्लिक फ्रैक्चर। क्या ओब्लिक फ्रैक्चर की बात करें तो तिरछा अस्थिभंग में अस्थि तिरछे विकर्ण रूप में टूट जाती है, और यह अस्थिभंग सामान्यतः हड्डी की शरीर की लंबी अस्थियों में होता है। जैसे हमारे फीमर अस्थि है, कि जैसे एक बात बताएं आपको कि जैसे ये हमारी अस्थि है, ये मान लीजिए ये हमारी अस्थि है, और अस्थिभंग कैसे हुआ है, ऐसे ऐसे। तो इसको कहते हैं तिरछा अस्थिभंग। क्या कहते हैं, तिरछा अस्थिभंग। तो बीच में से कट गई है, लेकिन कटी नहीं, टूट, कटी तो है लेकिन वो तिरछी कटी है। कटी का मतलब टूटी है, तो उसमें क्या कहते हैं, तिरछा अस्थिभंग कहेंगे। फिर आता पचड्डी अस्थिभंग, मतलब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक टूटी हुई अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है तो इसे पचड्डी या आघात अस्थिभंग कहते हैं। अब आप समझते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि साइंस में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारी हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, ये अंदर से क्या खोखली होती है। बोन्स क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। इनके अंदर क्या बोन मेरो होती है, क्या बोन मेरो होती है। और बोन मेरो में ही हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, इनका निर्माण होता है। इन ब्लड सेल्स की वजह से क्या होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण होता है। तो जब हड्डी टूटती है, बोन फ्रैक्चर होता है, तो इम्पैक्टेड या पचड़ी अस्थिभंग में क्या उसका एक सिरा क्या है दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाता है, तो कई बार इससे क्या है नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पचड़ी अस्थिभंग या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहेंगे इसे। फिर आता है हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर या दबाव अस्थिभंग। दबाव अस्थिभंग अस्थि में क्या एक चटक होती है। कि कई बार क्या होता है कि तिरछा नहीं हुआ, अब तो प्रॉपर हड्डी बीच में से टूट गई है। यह आमतौर पर अधिक टकराव वाले खेल होते हैं उनमें देखने को मिलती है, कि प्राय अस्थिभंग पैर की अस्थियों में होता है। कई बार क्या होता है पोल जंप करते हैं, कोई बड़ी बड़ी ऊंची जंप करते हैं, तो ऐसी, या फिर कोई जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करने के दौरान क्या होता है कि अधिक दबाव सहन नहीं कर पाता खिलाड़ी, और सहन नहीं करने की वजह से हड्डी बीच में से टूट ही जाती है। तो इसे स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कोई हड्डी ऐसे है, ऐसे हड्डी है और फ्रैक्चर कैसे हुआ, प्रॉपर ऐसे कट गई है। कटने का मतलब कटता तो कुछ नहीं है, लेकिन टूट जाती है प्रॉपर, तो उसे कहते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर। फिर आता है हमारे विवृत अस्थिभंग। क्या आता है, विवृत अस्थिभंग की बात करें जिसे बोन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्रकार की चोट में हड्डी के टूटने के साथ साथ त्वचा की चोट पर भी, त्वचा पर भी स्त्राव होता है, त्वचा पर भी चोट लगती है। तो इसमें क्या होता है, विवृत अस्थिभंग में क्या होता है, इस प्रकार की चोट में हड्डी के टूटने के साथ साथ जो खिलाड़ी है उसकी त्वचा पर भी स्त्राव होता है, त्वचा
को भी नुकसान होता है, मतलब वो हड्डी टूटकर हड्डी के किनारे त्वचा को भी चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। फिर आता है हमारे जटिल अस्थिभंग। क्या था जटिल अस्थिभंग की बात करें, जब टूटी हुई हड्डी खिलाड़ी के आंतरिक भागों को नुकसान पहुंचाती है। क्या टूट हड्डी हड्डी तो टूट गई है, लेकिन हड्डी के टूटे हुए हिस्से क्या है, खिलाड़ी के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जटिल अस्थिभंग कहते हैं। इससे क्या धमनियों, शिराओं और तंत्रिका के को भी नुकसान पहुंचता है। क्या धमनी, शिरा और तंत्रिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है। यह चोट क्या सामान्यतः जो ऊंची कूद या पोल जंप करते हैं उनको लगता है। तो वही बात कर जटिल अस्थिभंग, तो टूटी हुई हड्डी क्या है, अंदर ही अंदर क्या है, हमारे जो दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। कई बार इसकी वजह से हमारी शिराएं, धमनियां या तंत्रिका तंत्र इसको भी नुकसान हो जाता है, तो इसे कहते हैं जटिल अस्थिभंग। फिर ये तो हमारे एक एक प्रकार के अस्थि देखिए। अब आता बहुखंड अस्थिभंग, मतलब किसी भी चोट की वजह से हमारी हड्डियां दो या दो से अधिक ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए, तो उसे कहते हैं मल्टीपल बोन फ्रैक्चर। इस चोट में खिलाड़ी को की हड्डी दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, और यह मोटर रेसिंग या कार रेसिंग करते हैं ना, जैसे खिलाड़ी या मोटरसाइकिल की रेसिंग करते हैं, कार की रेसिंग करते हैं, तो उसमें यदि कोई टकराहट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से खिलाड़ी को चोटें लगती है, तो उसमें हड्डियां दो या दो से अधिक जगह से टूट जाती है, इसे कहते हैं बहुखंड अस्थिभंग। फिर आता है कच्ची अस्थिभंग, जिसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये नॉर्मली क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहाँ होता है, सो नॉर्मली क्या होता है, बच्चों में होता है। कहाँ होता है, नॉर्मली बच्चों में होता है ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें हड्डी टूटती नहीं है, क्या होता है, हड्डी टूटती नहीं बल्कि क्या है, मुड़ जाती है। जहाँ से चोट लगती है वहाँ से क्या हड्डी मुड़ जाती है। इसमें हड्डी पेड़ की टहनी की तरह लटकती रहती है। क्या, हड्डी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। टूट जैसे हमारी पेड़ की टहनियाँ होती है, जब उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हड्डी वो टहनियाँ टूटती नहीं है बल्कि वहीं से मुड़ जाती है और फिर लटकती रहती है। और ये अक्सर बच्चों में होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ कैसी होती है, मुलायम होती है। इसलिए हमारे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये कच्ची अस्थिभंग हमारे बच्चों के अंदर होता है। तो ये तो हमने देखा हार्ट टिश्यू इंजरी में देख रही है। पहली बात तो प्रॉपर टूटने की, हड्डियों को टूटने वाला। दूसरा होता है हमारे क्या, हड्डियों में या जोड़ों में की चोट। क्या, जोड़ों की चोट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जोड़ों का विस्थापन एक मुख्य चोट होती है। क्या, जोड़ों का विस्थापन भी एक चोट प्रकार है। इस चोट में जुड़ी हुई जो अस्थियां होती है, इनका जोड़ की सतह से ही विस्थापन हो जाता है। जहाँ जहाँ हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती है, उस जगह से क्या है कि हड्डियाँ खिसक जाती है। जहाँ जहाँ से हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, वहाँ से हड्डियाँ क्या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है। जैसे हमारे कंधे की हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डी होती है, कोहनी की, घुटने की, ये हड्डियाँ क्या टूटती नहीं है लेकिन डिसलोकेट हो जाती है, या फिर जबड़े की। तो हम शुरू करते हैं, तो इन किस किस प्रकार से विस्थापन हो सकता है। पहला आता है निचले जबड़े का विस्थापन। जब अपनी ये आता है जोड़ो, जब अपनी जोड़ो, मतलब किसी वस्तु से, जोड़ो नहीं, जबड़ा है ये, कि ये तो जो ये अपनी तोड़ो गलत शब्द आ गया, जबड़े। तो ये होता है, वही है कि जब अपना जबड़ा, निचला जबड़ा क्या होता है, किसी कठोर या किसी वस्तु से टकराता है, या फिर अधिक मुंह खोलने से क्या होता है, निचले जबड़े का विस्थापन हो सकता है। क्या होता है ये ये अपनी शब्द के बाद में पता नहीं क्या होगा, तोड़ो। तो वो आता है कि वही सीधी सी बात है, निचले जबड़े का विस्थापन का मतलब है कि जब कोई किसी कठोर वस्तु से हमारा निचला जबड़ा टकराता है, या हम ज़्यादा से ज़्यादा मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्या होता है, निचला जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो इसे हम निचले जबड़े का विस्थापन कहेंगे। फिर आता है हमारा कंधे का विस्थापन या कंधे के जोड़ का विस्थापन। कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से होता है। कंधे के जोड़ का विस्थापन क्या होता है, अचानक झटके से या कठोर सतह पर गिरने की वजह से होता है। फिर बात करें कूल्हे के जोड़ का विस्थापन, तो काम करते समय, खेलते समय अचानक ही, या काम करते समय, खेलते समय अचानक ही अधिक शक्ति लगने से कूल्हे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है। क्या होता है, तो तीन तरह से विस्थापन हो सकता है। एक तो हमारे निचले जबड़े का विस्थापन हो सकता है, एक कंधे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है, एक कूल्हे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है। अब बात करें, ये तो जोड़ों का विस्थापन हुआ, अब हड्डियों का भी विस्थापन हो सकता है। कैसे, जब खिलाड़ी की किसी हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़े, तो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ने के कारण वो अपने मूल स्थान से हट जाए, तो उस हड्डी, उसे क्या हम कहेंगे, हड्डी का विस्थापन। तो इसे जोड़ों की चोटें भी कहते हैं। और ये हमारे किस में गिनी जाती है, कंधे के जोड़ की हड्डी का विस्थापन, घुटने की जोड़ हड्डी का विस्थापन, जबड़े की हड्डी का विस्थापन भी इसी में गिना जाएगा।
हम हमने हड्डी का विस्थापन तो देख लिया। अब इसके लिए कौन कौन से प्राथमिक उपचार है वो काम में लेते हैं। यदि घाव खुला है, मतलब चोट लग गई है और हड्डी की वजह से क्या है, घाव, हड्डी बाहर आ गई है और वहाँ घाव बन गया, तो घाव खुला है तो उसे साफ पानी से धोएं और नमक के घोल से साफ करें, क्योंकि इससे क्या इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। फिर बर्फ का प्रयोग करें ताकि दर्द, सूजन, खून के लक्षण इनको नियंत्रित किया जा सके। क्या जहाँ चोट लगी है उस एरिया पर क्या बर्फ का प्रयोग करें, तो बर्फ का प्रयोग करने से दर्द, सूजन या खून के लक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर चोटिल अंग पर दवा लगाकर पट्टी बांधनी चाहिए। जहाँ चोट लगी है वहाँ दवा लगाओ और वहाँ पर फिर पट्टी बांधो। चोटिल अंग को कसकर बांध दो। खिलाड़ी को शांत रहने का प्रयास करो, कि खिलाड़ी को कहो कि भैया शांत रहो, शांत नहीं रहेंगे तो जहाँ चोट लगी है वहाँ से खून ज़्यादा निकल सकता है। फिर इससे क्या, टूटी हुई हड्डी हिलेगी नहीं और वह स्थिर रहेगा। क्या जो जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे हड्डी डिसलोकेट हुई है, तो वह हड्डी हिलेगी नहीं और वो थोड़ा ठीक रहता है। इससे उसे कहें तो भैया शांत रहो, शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। और फिर वही बात कि तुरंत चिकित्सक की सलाह ले, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो हमारी हड्डियों की चोटें होती है तो उसमें प्राथमिक उपचार ये। और कौन कौन सी तकनीक है जिनको हम काम में ले सकते हैं इस दौरान, जब हमारी हार्ट टिश्यू इंजरी होती है, हड्डियों की चोटें होती है। पहली तकनीक होती है हमारी सेल टैप्स तकनीक, SLTAPS सेल टैप्स तकनीक होती है, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा के दौरान काम में ले सकते हैं। तो शुरू करें। सेल टैप्स तकनीक क्या है, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक है जिसका उपयोग खेलों और शारीरिक गतिविधि के दौरान लगी हुई चोटों का आकलन करने और प्राथमिक उपचार देने के लिए किया जाता है। कौन सी तकनीक है, सेल टैप्स तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग हम किस में करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के दौरान करते हैं। तो इस पद्धति के दौरान में क्या होता है, हम चोटों का आकलन करते हैं, चोटें किस तरह से लगी है, कितनी गहरी लगी है और उनका प्राथमिक उपचार में किस तरह से किया जा सकता है। तो सेल टैप्स एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें हर अक्षर होता है, प्रत्येक अक्षर का एक मतलब होता है। जिसमें सेल टैप्स का पूरा नाम देखें, सेल टैप्स में एस का मतलब होता है सी का मतलब होता है देखो, कि चोटिल खिलाड़ी को ध्यान से देखे कि वह दर्द में है या असामान्य तरीके से चल रहा है, कि केवल उसे दर्द हो रहा है या फिर उसे चलने हिलने डुलने में भी दिक्कत आती है। तो पहला एस का मतलब होता है सी मतलब देखो। फिर दूसरा उससे पूछो, आस्क मतलब पूछो, खिलाड़ी से पूछे कि दर्द कहाँ हो रहा है और चोट लगी कैसे थी, उससे भी कई बार अंदाजा लग जाता है। तीसरी रहती है लुक, मतलब उसमें जो हमने देख लिया, फिर पूछ लिया। फिर आता है लुक का मतलब निरीक्षण करें कि प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पे चोट लगी वहाँ देखें कि वहाँ सूजन है, लाली है, चोट के अन्य लक्षण जो जो दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान से देखें। तो ये आप ये ना सोचे सी और लुक में, दोनों में ये तो बात तो है कि देखे देखे, लेकिन दोनों में अंतर है। सी का मतलब होता है ओवरऑल देखना, प्रॉपर पहली बार में जब देखते हैं, जब हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो उसको हम कहते हैं सी। और लुक का मतलब प्रॉपर एक पोजीशन देखते हैं, एक प्रॉपर वो जहाँ चोट लगी उसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसे लुक आता है। फिर आता है टच का मतलब छूकर जांच करें, तो हल्के से छूकर देखें कि असामान्य सूजन, गर्माहट या दर्द तो नहीं है, तो टच करके देखें, छू कर देखें, टी से टच। फिर ए से आता है एक्टिव मूवमेंट मतलब सक्रिय गति परीक्षण, तो खिलाड़ी से कहें कि वह खुद अपने अंग को हिलाने डुलाने की कोशिश करे। इससे बहुत सारी चीज़ें समझ आती है कि वो जो उनको चोट लगी है वो किस स्तर की लगी है, इससे चीज़ें पता चलती है। फिर आता पैसिव मूवमेंट, पीसी का आता पैसिव मूवमेंट मतलब निष्क्रिय गति परीक्षण। यदि खिलाड़ी खुद अंग को नहीं हिला पा रहा तो प्रशिक्षण के चिकित्सक हल चिकित्सा कर्मी के हल्के से हिलाकर उसकी जांच करें कि इसको हिलाया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करें। फिर एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ टेस्ट मतलब शक्ति परीक्षण। इस चोटिल अंग पर हल्का बल डालकर देखें कि खिलाड़ी सामान्य ताकत का उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का सेल टैप्स तकनीक है जो हमारी, इस तकनीक का पूरा नाम क्या है, एस से सी, ए से आस्क, एल से लुक, टी से टच, ए से एक्टिव मूवमेंट, पी से पैसिव मूवमेंट, एस से स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस तरह सेल टैप्स तकनीक है। तो हमारे हार्ट टिश्यूज इंजरी है, इसके अंदर इस तकनीक को काम में लेते हैं। फिर आता हमारे सेल टैप्स तकनीक का उपयोग किया ही क्यों जाता है, या सेल टैप्स तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। ये चोट की गंभीरता का आकलन करने में मदद करती है कि चोट कितनी गंभीर है, इस चीज़ का पता लगाने में मदद करती है। इससे यह तय किया जाता है कि खिलाड़ी आगे खेल सकता है या नहीं। कई बार क्या तो चोट लगने के बाद भी खिलाड़ी खेलते रहते हैं, इससे क्या उनकी जान को आफत बन जाती है। तो मतलब कि चोट लगने के बाद भी यदि खिलाड़ी खेलता रहता है और उसे गंभीर चोट लगी है, अगर उसे गंभीर चोट लगी है तो गंभीर चोट लगने के बाद यदि वो खेलता रहता है
तो हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। तो सेल टच तकनीक ये पता करने में कोशिश करती है कि चोट लगने के बाद क्या खिलाड़ी आगे खेल सकता है या सीधा उसे अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में डिसीजन लेने में मदद करती है सेल टच तकनीक। फिर यह प्रारंभिक उपचार के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है कि प्रारंभिक उपचार कैसा किया जाना चाहिए, कितना किस स्तर का होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें एक आइडिया देती है। यह तकनीकियाँ आमतौर पर खेल प्रशिक्षक जो ट्रेनर्स होते हैं, खेल प्रशिक्षकों, फिजियोथेरेपिस्ट और प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों इनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्निक है सेल टैप्स तकनीक। तो ये तकनीकें आमतौर पर किसके द्वारा उपयोग की जाती है? खेल प्रशिक्षकों, फिजियोथेरेपिस्ट और जो प्राथमिक चिकित्सा कर्मी है इनके द्वारा उपयोग की जाती है। फिर एक विधि आती है हड्डी स्लिपलिट विधि। स्लिपलिट विधि तो स्लिपेंट भी कह सकते हैं। तो स्लिपलिट या स्लिपेंट मेथड कह सकते हैं। परीक्षा में आ जाए तो आपको बताना होगा, कभी घबराए ना, ये जाने क्या होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ें। हड्डी स्लिपलिट विधि का उपयोग हड्डी टूटने मतलब फ्रैक्चर या जोड़ में गंभीर चोट लगने की स्थिति में की जाती है। यदि हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर आ गया या जोड़ में कोई गंभीर चोट आ गई है तो वहाँ पे इसको काम में लेते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है हड्डी को स्थिर रखना और चोट को अधिक गंभीर होने से बचाना। तो इसका उपयोग क्या है, क्यों किया जाता है? इस विधि का मुख्य उद्देश्य हड्डी को स्थिर रखना और चोट को अधिक गंभीर होने से बचाना है। और इसे स्लिप प्लेट तकनीक भी कहा जाता है, जो प्राथमिक उपचार में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब बात करते हैं स्लिप प्लेट विधि में करते क्या है। तो वही है स्लिप प्लेट विधि, ये मुख्य चरण। पहले तो क्षेत्र का निरीक्षण करें कि सबसे पहले ये देखें कि हड्डी टूटी है या केवल मोच आई है। तो पहले ये देखना हमें कि हड्डी टूटी है या केवल मोच आई है। दूसरी बात कि अगर खून बह रहा है तो पहले रक्त स्राव को रोकने का प्रयास करें, बाद में दूसरी चीज़ देखेंगे। तो पहले चीज क्षेत्र का निरीक्षण करें। फिर दूसरी चीज़ कि जो चोटी लंगे जहाँ चोट लगी है उस अंग को स्थिर करें, मतलब हिलने डुलने से बचाने के लिए लकड़ी, गत्ते या किसी कठोर चीज़ का उपयोग करें। क्या करें, जो अंग है उस अंग को हिलने डुलने से बचाने के लिए लकड़ी, गत्ते या कठोर चीज़ है उसका उपयोग करें। फिर यदि कुछ ना मिले तो चोटिल अंग को शरीर के किसी अन्य हिस्से से बांधकर स्थिर किया जा सकता है। जैसे हमारे हाथ में चोट लगती है तो हमारे गले से उसको बांधा जा सकता है। तो आपने कई मूवीज़ के अंदर देखा होगा इसको। यदि कुछ ना मिले तो चोटिल अंग को क्या शरीर के किसी अन्य हिस्से से बांधकर स्थिर किया जा सकता है। फिर तीसरा था स्प्लिंट लगाना। स्प्लिंट लगाने की बात करें तो लकड़ी, गत्ता, कपड़ा या धातु की पट्टी इसका उपयोग करके टूटी हुई हड्डी को सहारा देना चाहिए। जहाँ हड्डी टूट गई है तो उस एरिया को सहारा दो। फिर अगली बात करते हैं इसे चोट के ऊपर या नीचे जोड़कर बांधे ताकि अधिक हिलने डुलने से उसे मदद मिले, मतलब वो रुक जाए, अधिक हिल डुल ना पाए। और हिल डुलेगा तो चोट अधिक गंभीर हो सकती है, तो उसे बचाने के लिए स्प्लिंट लगाना। और फिर क्या था, बॉन्डेज मतलब पट्टी बांधना। बॉन्डेज का मतलब तो पट्टी बांधना। तो पट्टी को ज़्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए। क्या, पट्टी को ज़्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, रक्त संचार बाधित होता है। क्योंकि रक्त संचार बाधित होगा तो चोट और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त के माध्यम से हमें क्या, तो सभी अंगों में ऑक्सीजन मिलती है और उस एरिया में रक्त नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। अगर चोट हाथ में लगी हो तो उसे कंधे पर पट्टी बांधकर लटका सकते हैं। क्या, अगर चोट हाथ में लगी है तो उसे क्या, कंधे पर पट्टी बांधकर लटका सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। फिर डॉक्टर से सलाह लें। तो प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर या अस्पताल ले जाना चाहिए। यदि संभव हो तो एक्सरे करवा करके फ्रैक्चर की स्थिति की पुष्टि करें कि फ्रैक्चर हुआ है, किस स्तर का हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तो इसकी पुष्टि करें। अब ये जो हमारी स्प्लिंट विधि है, स्प्लिंट विधि का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? जैसे खेल कूद में चोट लगी हुई चोटों के दौरान, सड़क दुर्घटनाओं में, पर्वतारोहण या जंगल यात्रा के दौरान, युद्ध क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस दौरान कर सकते हैं। इस विधि के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पहली सावधानी होती है हड्डी को जबरदस्ती सीधा नहीं करें। यदि हड्डी डिसलोकेट हो गई है, टूट गई है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर कई बार क्या होता है कि उसको हड्डी को खींच कर मोड़ कर तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हड्डी को जबरदस्ती सीधा ना करें। दूसरी चीज़, चोटिल क्षेत्र को हिलाने से बचे। चोटिल जैसी जैसी चोट लगी है वैसे के वैसे उसे जो डॉक्टर है उसके पास ले जाना चाहिए। अपना ज्ञान ना लगाए और है ना चोटिल क्षेत्र को हिलाने से बचाए। तीसरी बात कि यदि हड्डी त्वचा को फाड़कर बाहर आ गई है तो उसे छूने से बचे। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। अब तुरंत कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ओवरऑल इस विधि के बारे में देखें तो हड्डी स्प्लिट विधि है।
यह विधि क्या है, एक प्रभावी प्राथमिक उपचार की तकनीक है जो क्या है, हड्डी की चोट या फ्रैक्चर के दौरान स्थिति को बिगड़ने से रोकने में मदद करती है। सही तरीके से स्प्रिंट करने से दर्द कम होता है और हड्डी की स्थिरता बनी रहती है और इससे क्या जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। अब ये तो खेल के दौरान, खेल तो कैसे भी हो सकते हैं, कई बार क्या होता है, स्विमिंग भी एक तरह का खेल है, तो उसमें भी कभी कोई जल में डूब जाता है, तो डूब जाए तो उसे बाहर निकालते हैं, तो हम उसको जल में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, तो उसको प्राथमिक उपचार कैसे कैसे दे सकते हैं वो देखते हैं। तो बात करते हैं जल में डूबे हुए व्यक्ति का प्राथमिक उपचार। तो डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए पहले ध्यान रखना ठीक रहता है कि बचाने के चक्कर में कहीं आप स्वयं खतरे में ना पड़ जाए, कि आपको खुद को तैरना नहीं आता और आप दूसरे को बचाने चले गए, तो आप तो डूबो, वो तो मरेगा मरेगा, आप और मरोगे। अतः बचाते समय बहुत सारी बातें हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात, डूबते हुए व्यक्ति के बाल या कपड़े पकड़ कर खींच कर किनारे लाया जा सकता है, उसको पूरा का पूरा पकड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो भी बंदा है जो डूब रहा है, उसको हम पूरा का पूरा पकड़ने के चक्कर में खुद और डूब जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने के चक्कर में हम नहीं तैर पाते, तैर नहीं पाएंगे तो उसको बचाएंगे कैसे? तो डूबते हुए व्यक्ति को क्या, बाल या कपड़े पकड़ के खींचो और खींच कर किनारे पे ले आओ, या फिर साइड में ले आओ। फिर डूबते हुए व्यक्ति की एक ही संभावना रहती है कि सांस के साथ उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है, तो फेफड़ों में भरे पानी को निकालने के लिए उसे पीठ के बल लिटा दो, या कर पीठ के बल लिटा दो, जिससे लिटा करके उसको दबाओ, जिससे पानी बाहर आ सकेगा। और पानी के बाहर निकलने से रोगी को क्या, नाक, गले और मुंह, यदि उन पर कोई मिट्टी विट्टी लगी हुई है उनको साफ करो ताकि वो सांस लेने में दिक्कत ना आए। नाम नहीं है, नाक है ये, तो ठीक है। रोगी को नाक, गले और मुंह, इन पे यदि कोई मिट्टी विट्टी है, कचरा वचरा लग गया है, तो उसे हटाओ ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना आए। फिर आता हमारे मरीज को बाहर निकलने पर श्वसन क्रिया पर ध्यान दे। क्या मरीज है, मरीज को बाहर निकाल लिया, तो मरीज को बाहर निकालने पर श्वसन क्रिया पर ध्यान दे कि उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो वो सांस ले पा रहा है कि नहीं पा रहा, तो उस पर ध्यान देना। अनेक बार व्यक्ति डूबने से मूर्छित या अर्धमूर्छित हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है या नॉर्मली अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इस दशा में रोगी को कृत्रिम श्वसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वह सांस भूल जाता है तो बेहोश भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से। फिर थोड़ा ठीक हो तो रोगी को गर्म चाय या कॉफ़ी देनी चाहिए, जिससे क्या है, उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि उसको कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। तो कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो कृत्रिम श्वसन की विधियों के बारे में देखें। तो पहली विधि आती है हमारी शेफर विधि। कौन सी विधि? शेफर विधि। तो यह कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की एक पुरानी तकनीक है, जिसका उपयोग विशेष रूप से डूबे हुए व्यक्ति या सांस रुकने की स्थिति में किया जाता है। जब किसी की सांस रुक जाए या कोई व्यक्ति डूबा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए हम शेफर विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? शेफर विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि क्या, सामान्य श्वसन क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए छाती पर दबाव डालने की तकनीक पर आधारित है। कि जैसे कोई सांस नहीं ले रहा है, तो उसको दोबारा से सांस दिलाने के लिए उसकी छाती पर दबाव डालते हैं, तो इस प्रकार की तकनीक है। अब बात करते हैं शेफर विधि में करते क्या है। पहला, व्यक्ति को सही स्थिति में लेटाएं। पहला क्या होता है, व्यक्ति को सही स्थिति में लेटाएं, मतलब जो प्रभावित व्यक्ति है उसको पेट के बल उल्टा समतल स्थल होता है, सरफेस होती है, उस पर उल्टा लिटा दो, पेट के बल लिटा दो। फिर उसके सिर को एक तरफ मोड़ दो, ताकि मुंह और नाक से पानी और अन्य जितने भी बाकी चीज़ें हैं जिससे सांस रुक रही है वो बाहर आ सके। उसके दोनों हाथों को सिर के आगे की ओर मोड़ कर रखो। क्या करो? उसके दोनों हाथों को सिर के आगे की तरफ मोड़ के रखो। फिर क्या करो? छाती पर दबाव डालो। क्या? छाती पर दबाव डाले। दबाव करता क्या है, जो घुटनों के बल व्यक्ति के शरीर के पास बैठ जाना चाहिए। क्या? घुटनों के बल व्यक्ति के शरीर के पास बैठ जाना चाहिए, ताकि उससे दबाव अच्छी तरह लगेगा। और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे निचले हिस्से, या अपने दोनों हाथों को पीठ के निचले हिस्से, मतलब रिब्स के ऊपर और फेफड़ों के क्षेत्र में रखें, और धीरे धीरे और नियमित रूप से ऊपर नीचे दबाव डालें। क्या? धीरे धीरे ऊपर नीचे की तरफ दबाव डालें, नियमित रूप से ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालें, जिससे क्या होता है कि फेफड़े फैलना सिकुड़ना शुरू होते हैं और वहाँ सांस लेने की क्रिया शुरू हो जाती है। इस दबाव से क्या होता है, फेफड़ों में भरी हुई हवा, पानी बाहर निकलने में मदद मिलती है। क्या? इस दबाव से क्या होता है, फेफड़ों में भरी हुई हवा और पानी निकालने में मदद मिलती है। फिर दबाव छोड़ें, मतलब दबाव, हाथों का दबाव धीरे धीरे हटाएं, ताकि व्यक्ति का सीना अपने सामान्य आकार में वापस आ सके। तो हाथों का दबाव धीरे धीरे हटाएं, ताकि इस व्यक्ति का सीना है अपने सामान्य आकार में आ सके। और ये प्रक्रिया सांस लेने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने में मदद करती है।
अब प्रक्रिया को बार बार दोहराएं, जिससे क्या है कि व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। इस प्रक्रिया को हर 5 सेकंड में एक बार दोहराएं, मतलब 1 मिनट में लगभग 12 बार ऐसा करें। इसे तब तक जारी रखें जब तक व्यक्ति सांस न लेने लगे, और जब सांस लेने लगे तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, चिकित्सक से मदद लें। फिर आते हैं दूसरी, शेफर विधि तो है, बढ़िया है, लेकिन इसका महत्व और सीमाएं क्या है। पहले महत्व की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इस विधि को काम में लिया जा सकता है। पहली विधि आती है, यह विधि विशेष रूप से डूबे हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए उपयोगी मानी जाती है। यह सांसों को फिर से सक्रिय करने और पानी निकालने में मदद करती है। क्या? यह सांसों को फिर से सक्रिय करने और पानी निकालने में मदद करती है। अब इसकी सीमाओं की बात करते हैं कि इसमें इस विधि को काम में लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सीमाओं की बात करें तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में यह विधि अब कम प्रभावी मानी जाती है। मतलब कि अब तो क्या सीधा डॉक्टर की सुविधा इतनी बढ़िया हो गई है कि इस विधि को कम काम में लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी काम की नहीं है, काम की तो है। फिर मुंह से मुंह विधि, कृत्रिम श्वसन और सीपीआर जो कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटिकेशन है, इसको अधिक प्रभावी और तेज माना जाता है। मतलब कि इससे बढ़िया तकनीक तो हमारे मुंह से मुंह विधि और भी तकनीक हैं जो होती है, उनको देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इससे यदि व्यक्ति की नाड़ी नहीं चल रही हो तो सीपीआर मतलब सीने पर दबाव और सांस लेने की तकनीक वो ज़्यादा काम की है इसकी बजाय। यदि व्यक्ति की नाड़ी या जो नसें नहीं चल रही है तो ये विधि काम ले, उसकी बजाय तो सीपीआर तकनीक काम में ले तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। निष्कर्ष की बात करें तो इस तकनीक का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष की बात करें तो शेफर विधि पुरानी तकनीक है लेकिन उपयोगी तकनीक है, जो मुख्य रूप से पीठ के बल दबाव डालकर सांस लौटाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। हालांकि आज क्या सीपीआर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन अधिक ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन यदि अन्य विकल्प ना हो तो इस विधि को भी उपयोग लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारी जो प्राथमिक खेलों में उपचार है या पुनर्वास, जो हमारे RS मेंस पेपर 3 का एक टॉपिक है, तो इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से और सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।